तो जेई मेन आपका हो चुका है या जेई मेन आपका होने वाला है। और अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया है या अप्रैल अटेम्प्ट दिया है और ये परसेंटाइल तुम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम से कम इतने परसेंटाइल से ज्यादा मेरे बनने चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस के, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जहां तुम्हें आईआईटी पटना मिल सकता था, हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू में। और जहां तुम्हें आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू मिल रहा था, हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आईआईटी केजीपी में, आईआईटी दिल्ली में। और अगर तुम्हें जहां पर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी केजीपी, आईआईटी रुड़की मिल रही थी, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में। मतलब ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हारे रैंक को इंप्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनल टच और बूस्टर्स का काम करेगी जो तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। तुम में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हो, आप होते कौन हो, आपको तो मैं नहीं जानता हूँ, पहली बार वीडियो रिकमेंड हो गई मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको। भाई मैंने लगातार 3 साल 3 स्टेट टॉपर्स, 2024 बिहार स्टेट टॉपर जो आईआईटी बॉम्बे में सीएससी लेके पढ़ रहा है प्रथम कुमार, 2025 यूपी स्टेट टॉपर सौरभ जो आईआईटी केजीपी में सीएससी लेके पढ़ रहा है, 2026 कुंतल चौधरी जो इस बार वेस्ट बंगाल का टॉपर है को मेंटर किया है। पिछले 13 साल में मैंने 7000 से ज्यादा आईआईटी प्रोड्यूस किए हैं। शायद ही इंडिया की कोई ऐसी आईआईटीज है जहां पे मेरे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आज के डेट से लेके ये जो 5 से 10 अप्रैल के बीच का टाइम है, यहां से 30 अप्रैल तक हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 1 मई से 15 मई तक हम क्या ऐसा करें जो दूसरों से हम थोड़ा आगे निकल सके। क्योंकि एडवांस की जो कंपटीशन है ना, ये एक्सट्रीम लेवल की होती है। अभी तक तुम उनसे compete कर रहे थे जो कहीं ना कहीं तुमसे बहुत कमजोर थे, पर अब तुम उनसे compete कर रहे हो जो तुम्हारे टाइप के हैं। तो मैं ये बात करूंगा 1 से 15 मई का जो एकदम क्रूशियल टाइम है, इस टाइम क्या करना चाहिए। 16 मई एग्जाम से एक दिन पहले क्या स्पेशल करा जाए, कहते हैं ना वो फाइनल टच जो होती है वो तुम्हें मैं दूंगा, इस वाले डे में बताऊंगा आज, ठीक है। 17 में जो हमारा डी डे है इस बार जे एडवांस की, इस पर भी बात करेंगे। तो मुझे ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को समझना, पूरी तरीके से फोकस रहना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग और तुम्हारे करियर को बनाने वाली हो सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये 5 की पॉइंट है, 5th को मैंने काट दिया है, इस पर भी बात करेंगे कि हमें अभी से, इस मोमेंट से 15-16 मई तक किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज है रिवीजन एंड टाइम्स। देखो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि हमने मेन में रिवीजन कर लिया जनवरी अटेम्प्ट के टाइम, हमने अप्रैल अटेम्प्ट के टाइम भी 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, तो अब अप्रैल के बाद रिवीजन करने की क्या जरूरत है। देखो मेरा ऐसा मानना है, ये चीज सिर्फ आईटी जेई के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि ये हर एग्जाम के लिए वैलिड है। चाहे तुम यूपीएससी का एग्जाम दो या आज से 4 साल बाद कॉलेज में तुम गेट का एग्जाम दे रहे होगे, ये ऑलवेज काम करेगी कि रिवीजन हमें हमेशा टच में रखता है अपने सब्जेक्ट और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब जो चीज तुमने पढ़ ली, अगर तुम उसको रिवाइज नहीं कर रहे होगे, धीरे धीरे तुम उससे दूर होते चले जाते हो। सारा खेल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन का ही तो है। और तुम्हारा नोट, तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे प्रॉब्लम जो तुमने पहले सॉल्व कर रखे हैं, जब उन चीजों को तुम बार बार देखते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होते चले जाते हैं। वो तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाते हैं। वो तुम्हारी एक नेचुरल हैबिट हो जाती है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में दिखते हैं तो मुझे कौन सा एल्गोरिथम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो रिवीजन इतनी बार करो कि ये तुम्हारी आदत में शामिल हो जाए, ये तुम्हारे डीएनए में शामिल हो जाए, ताकि तुम क्वेश्चन को देख के तुम्हारा दिमाग उसको फ्रेगमेंटेड वे में बता सके कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सा अप्रोच यूज करना है, किस अप्रोच के थ्रू इसके आंसर्स को लाया जा सकता है। तो जो तुम्हारी गट फीलिंग होती है वो तभी तुम्हें आती है जब तुम रिवीजन बार बार करते हो। तो रिवीजन डेली एक आइडिया लेके चलो कि सुबह का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो होगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करूंगा, ये एकदम मस्ट है। तो पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, रिवीजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हल्के में नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि मैंने 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया है तो क्या ही हो जाएगा, जी नहीं। जिनसे तुम compete कर रहे हो दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, वो तुम्हारे टाइप के ही हैं। अभी तक जो कंपटीशन था और अब जो कंपटीशन है, दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क है। दूसरी चीज है प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। देखो अब थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि अब मैं बड़ी बड़ी थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ूंगा, कई सारे फॉरेन ऑथर, कई सारे एमआईटी के रिसर्च पेपर, कई सारे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट्री ओलंपियाड, कैनेडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस करूंगा, तो तुम बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो जाओगे और वो एक डायरेक्शंस लेस आउटपुट देगा। मतलब तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, पर अगर उसमें डायरेक्शंस नहीं है ना, तो वो कभी भी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, उसके आउटकम्स नहीं आते हैं।
तो मेक श्योर इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखो कि थ्योरी से हमें दूर रहना है। अभी जितना पढ़ना था, जितना सीखना था, वो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सीख लिया। तभी तो तुम्हारे जनवरी में या अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़िया परसेंटाइल आ रहे हैं। अब सारा का सारा गेम जेई एडवांस में प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही तो है। अभी तक पता नहीं है कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मे बी एससीक्यू हो सकते हैं, मे बी एमसीक्यू हो सकते हैं, मे बी इंटीजर टाइप हो सकते हैं, मे बी एमएमटी टाइप हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चंस है। आईटी के जीपी ने 2021 में तो एसटेम टाइप क्वेश्चन भी दिए थे। तो क्वेश्चंस कई तरह के हो सकते हैं। हमें जो चीज करनी है वो कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो जितना ज्यादा हम प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच के थ्रू इन 45 टू 50 डेज को यूटिलाइज करेंगे, ये हमारे रिजल्ट पे उतना बढ़िया हैमर करेगा और टू द पॉइंट हैमरिंग होगी। ये बहुत ध्यान से सुने, समझे और दिमाग में रखें कि मोटी मोटी ओबीस पंपकिन वाली जो बुक होती है, किसी ने बोल दी क्लेडन कर लो, मॉरिसन बॉयड कर लो, मार्च कर लो, इतना वक्त तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पूरी फिजिक्स करनी है, पूरी मैथमेटिक्स करनी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल करनी है। ह्यूज सिलेबस है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टी लेवल ऑप्टिमाइजेशन भी एक डिफरेंट लेवल पे जाता है। तो मेक श्योर तुम प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच के थ्रू जाओ, ना कि बहुत हैवी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। अब देखो यहाँ पे कई बच्चों का डाउट होता है कि मुझे टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए। ऑब्वियसली देने चाहिए। ये वो टाइम है जब तुम सबसे ज्यादा फॉर्म में हो। ये ऐसा है कि तुम एक कोई वर्ल्ड कप या कोई मेन टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हो और तुमने अगर फर्स्ट मैच में 50-60 रन बनाए, सेकंड मैच में 50-60-70 रन बनाए, थर्ड मैच में 80 बनाया है, तो सेमीफाइनल में, फाइनल में तुम कोशिश करो 100 रन अपना सेंचुरी पूरा करने का। उसी तरीके से ये वाला पार्ट है। अब जब तुम अप्रैल और मई में आ जाते हो ना, तो इस टाइम तुम अपने बेस्ट टेम्परामेंट में होने चाहिए। इस टाइम तुम्हारी एंथ्यू हाई होनी चाहिए, तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारा फोकस एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए। और वो तभी होगा जब तुम टेस्ट बार बार देते रहोगे। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाइपर टेस्टिंग को भी अवॉइड करना है और हाइपो टेक्सटिंग को भी अवॉइड करना है। अगर तुम बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहे हो, एक दिन में एक टेस्ट, दो टेस्ट दे रहे हो, तो भी गलत है। मैं बोलूंगा वीक में 2 टेस्ट तो कम से कम देने हैं। तो अप्रैल में तुम्हारे कम से कम 8 टेस्ट हो जाते हैं और मई में तुम्हारे पास 2 से 3, मतलब 10 से 11 टेस्ट तो तुम्हें फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट, जो पेपर 1 और पेपर 2 3-3 6 घंटे के देने ही देने हैं। जो गॉट इट। इससे ये तुम्हें पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारी प्रिपरेशंस कैसी है और कहां पे चूक हो रही है। कहीं पे टाइम मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं पे एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी जगह पे मेजर कुछ मिस्टेक हो रहा है, या किसी जगह पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ब्लंडर तो नहीं कर रहे हैं। बहुत तरह की चीजें हमें पता चलती है। कहां पता चलती हैं? जब तुम टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। तो मैं फिर से बोलूंगा, मॉक टेस्ट देने हैं, हाइपर में ना जाए, ना ही हाइपो में जाए। ऐसा ना हुआ कि 10 दिन 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो पूरे अभी से लेके मई तक तो मुश्किल से 4 या 5 मॉक टेस्ट दे पाओगे, वो भी सही नहीं है। कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो तुम्हें देने ही देने हैं। अगर वीक में 2 मॉक टेस्ट भी देते हो तो बढ़िया है। इंपॉर्टेंट ये है कि मॉक टेस्ट से पहले हम प्रिपेयर होके जाएं और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें कि कहां पर गलती रह जा रही है, कहां पे और काम करने की जरूरत है, किस तरीके से मैं अपने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकता हूं। ये सारी चीजें टेस्ट से ही तो पता चलेंगी। चौथी चीज पीवाईक्यूज। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% की भी दिक्कत नहीं है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे अभी पीवाईक्यूज लगाते हैं। लगाओ पीवाईक्यूज, उसको एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो। रिवर्स से चलना, बट मैं इतना बोलूंगा, मतलब पहले 25 करना, फिर 24 करना, फिर 23, 22, 21, 20। बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि जो जो रिसेंट ईयर के पेपर है ना, वो बड़े ही कमाल के पेपर होते हैं। वो एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है। अगर तुम 2010 या 2012 का कोई क्वेश्चन लगा रहे होगे, वो एक्चुअली में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। उस टाइम की डिफिकल्टी लेवल और 2026 की डिफिकल्टी लेवल में आसमान जमीन का फर्क है। तो तुम उल्टी तरफ से चलो, 25 से स्टार्ट करते हुए 20 तक जाओ और 20 के पीछे तुम अपने हिसाब से जा सकते हो, क्योंकि वो सब एक जैसे 19, 18, 17, 16 एक जैसे तुम्हें दिखेंगे। 16, 17, 18, 19 एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसका जरा सा ध्यान रखें। पीवाईक्यूज में भी गोल लेके चलो कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मेरे कम से कम 200 क्रॉस होने चाहिए, 180, 200 या 220 नंबर क्रॉस होने चाहिए। और हर मॉक टेस्ट के बाद जब तुम एज अ पीवाईक्यू को मॉक दे रहे हो, तो तुम्हारे नंबर इंक्रीजिंग फंक्शंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में मेरे 240 260 बन गए हैं और किसी में मेरे 130 बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं, तो दोनों ही तुम्हारे लिए गलत है। तो इसका जरा सा ख्याल रखना, बस मैं इतना बोलूंगा। और पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल मोटिवेशन। देखो, इस टाइम ना बड़े सारे लोग झूठ मूठ का बस मोटिवेट करते हैं। ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो ऐसा हो जाएगा, है ना? 14 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, ये वाली बुक कर लो, ये वाला पेपर कर लो, ये वाला टेस्ट लगा लो। भाई एक बात को समझो, तुम जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो,
15 साढ़े 15 लाख बच्चे फिल्टर होके वही 1.5-2 लाख बचे हैं। और इन 1.5-2 लाख में से भी मुश्किल से आईआईटी की सीट 10,000 है, और उसमें से भी जो बढ़िया टॉप ब्रांचेस हैं उसको लाने के लिए 2,000 2,500 एआईआर के अंदर आना होगा जनरल सीआरएल के थ्रू। तो अब जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की हम बात करते हैं, इस टॉप लेवल के कॉम्पिटिशन्स की, तो तुम्हें लगता है कि नकली और झूठ मोटिवेशन से, फेक मोटिवेशन से कुछ हो रहा होगा? नहीं, इनफैक्ट तुम और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे होगे। इसका जरा सा ख्याल रखो। कोशिश करो कि जो भी चीज स्यूडो है, जो भी चीज फेक है, उससे दूर रहे। एक्चुअल मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से निकल के आता है। वो तुम्हें कोई बाहर वाला थोड़ी ना देगा। बाहर वाला कितना भी बोलेगा हो जाएगा, कर लेंगे, बस फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। यू गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है? एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर तुम में से कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या जो 12th के साथ इस बार है, जिसको लगता है कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो मेरा ड्रॉपर का बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, और दूसरी चीज क्या है कि मेरा एडवांस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर तुम सिर्फ एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो 45-50 डेज तक, तो एक बैच का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, जेई एडवांस के लिए। और अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो 2027 के लिए, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दोनों लिंक नीचे अवेलेबल है, मेक श्योर जाके ज्वाइन करो। ठीक है, फिनिक्स बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है ड्रॉपर के लिए, और जेई एडवांस के लिए भी बैच आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? बस मैं इतना ही बोलूंगा, मेहनत करते रहो, और कुछ नहीं है। अल्टीमेट चीज यही है, मेहनत, हार्ड वर्क, बाकी सब सेकेंडरी है और कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ हार्ड वर्क, तुम्हारा डेडिकेशन से तुम्हारे साथ रहेगा। अपना ख्याल रखिए।